सेंट्रल युवा सेवा समिति द्वारा आयोजित कानूनी मार्गदर्शन सेमिनार रविवार को शक्तिनगर स्थित झूलेलाल भवन में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में सिंधी समाज सहित अन्य समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सेमिनार का उद्देश्य कानून संबंधित जानकारी प्रदान करना और साइबर अपराध से बचाव के तरीकों पर जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम की शुरुआत और मुख्य अतिथि कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान झूलेलाल और मां सरस्वती की पूजा अर्चना के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन समारोह में मंचासीन अतिथियों और समिति पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का संचालन भावना मोरयानी ने किया। कानूनी विशेषज्ञों की जानकारी, संपत्ति और वसीयत संबंधी कानून। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर सत्येंद्र सांखला ने वसीयत की परिभाषा, प्रक्रिया और इसके महत्व को विस्तार से समझाया। उन्होंने बताया कि वसीयत एक व्यक्ति की संपत्ति के बंटवारे की घोषणा होती है। इसे लिखित रूप में तैयार करना चाहिए और इसे प्रमाणित करने के लिए केवल 2 गवाहों की आवश्यकता होती है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि 2005 के बाद से बेटियों को भी संपत्ति में समान अधिकार दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक कानून विधि महाविद्यालय की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजश्री चौधरी ने वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों पर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2007 में लागू सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी बेटा बेटी और पोता पोती पर होती है। मेडिकल और हेल्थ इंश्योरेंस कानून मेडिकल लॉ विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा दामानी ने हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल कानूनों पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि डायग्नोस्टिक सेंटर और बीमारियों के बढ़ते केसों में ध्यानपूर्वक जांच कराना जरूरी है। यही खबर 2 भागों में बांट है। दूसरा भाग 2 में देखेंगे कि किस तरह साइबर क्राइम, साइबर ठगी और ट्रेडमार्क के विषय में हमारे मध्य शहर के काफ़ी अच्छे वक्ता हमारे बीच में आए हैं जो हमें विभिन्न विषयों पर जानकारी देंगे। कानून की जो बारीकियाँ होंगी हमने 5-6 पॉइंट तो यहाँ नोट किए हैं और इसके अलावा भी हमारे को काफ़ी सारी जानकारियाँ आज उपलब्ध होने वाली हैं। सबसे पहले मैं उन वक्ताओं को यहाँ पे आमंत्रित करूँगा, आगे आके वो स्थान ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम मैं हमारे बीच में वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर सत्येंद्र जी सांखला साहब बता रहे हैं। मैं उन्हें निवेदन करूँगा आगे आके अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर सत्येंद्र जी, मैं जितेंद्र जी, न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते ये विचार आया कि अक्सर हम लोग आजकल खबरें देखते हैं साइबर क्राइम की, और ऐसी हमारे बीच में जो खबरें आती हैं आजकल आज भी काफी सारी न्यूज़ में हम लोग आए दिन देखते रहते हैं। और सिंधी सेंट्रल युवा सेवा समिति कई वर्षों से की हमारे ऊपर काफी कृपा है और उसकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। हम लोगों के पास धन आ गया, संबंध मोटाव हो रहा है, तो वो जब अगर पिता की अगर बॉन्डिंग की हुई थी, उस समय कोई वसीयत बनी हुई होती पिता की, तो शायद वो उनके बीच में मनमुटाव नहीं आता। जबकि वो तीनों ही संतानें पिता के लिए अच्छी थी, पिता ने उनको शिक्षित किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ दिया, परंतु एक छोटी सी चीज कि भाई सिद्धि फंसा है तो मुर्गा फंसा है। हम कमजोर नहीं है, लेकिन अपने व्यवसाय में इतने बिजी रहते हैं कि हमें उन कानूनों की, उनकी पेचीदगी जानकारी नहीं, और बेवजह हम फैला दे। जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता है, मेरा ये मानना है कि आदमी उच्च शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियाँ हैं अपने हित की, कानून में क्या प्रावधान हैं उनके बारे में उसको विचार, उसको समझने की क्षमता। जैसा कि कार्यक्रम है कुछ विधिक जानकारियां साझा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ। विधिक जानकारियां साझा करूं इससे पूर्व मंच पर विराजमान हमारी गुरु माता डॉक्टर राजश्री चौधरी से अनुमति लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं आप ही का विद्यार्थी रहा हूं और जो कुछ भी आज यहाँ खड़ा हूं बोलने की क्षमता है तो हमारे गुरुजनों के आशीर्वाद के कारण है।
जो शिक्षा दीक्षा इनसे हमें प्राप्त हुई, उन्हीं के माध्यम से जो छोटा थोड़ा बहुत कुछ सीख पाया हूँ, अब लोगों के सामने साझा करूँगा। 2-3 विषय की जानकारी, 2-3 विषयों के बारे में जानकारी देनी है। तो सबसे पहले जैसा आदेश हुआ मन से कि वसीयत संबंधी कानून, और एक कागज पर वसीयत लिखी जा सकती है, उसके लिए किसी स्टाम्प ड्यूटी की भी आवश्यकता नहीं। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति को किस प्रकार से बांटना चाहता, उसके बारे में वो एक कागज पे लिख दे। मैं और किसी का उदाहरण नहीं दूं, अपने घर का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे नाना जी की मृत्यु 94 वर्ष की आयु में हुई, लेकिन जब वो 90 वर्ष के थे, कहीं ना कहीं उन्हें लग गया था कि अब 2-4 साल से ज्यादा नहीं जीऊंगा। तो मुझे कई बार फोन करते थे उस समय कि वकील साहब आओ, एक कागज तो लिख दो। मैं आनाकानी करता था। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि देखो मेरे घर में वकील है, मैं तो दूसरा बुलाऊं क्या, आपको समय नहीं मिल रहा। फिर मैं गया, उन्होंने मुझे कहा लिखो। क्या लिखना था? तो पुराने लोगों की सोच थी, मेरे नाना जी के 3 संतानें हैं, मेरे 3 मामा, सबसे बड़े, फिर मझले और फिर सबसे छोटे। और इत्तेफाक से नाना जी का जो मकान है वो भी 3 मंजिल था। तो उनकी सोच ये रही कि एक काम करो वकील साहब, इसमें लिखो कि सबसे बड़ा बेटा जो है वो मेरा सबसे पहले बूढ़ा होगा, इसलिए उसको नीचे का तल दे दो। मझला बेटा है जो ठीक ठाक चलेगा, इसलिए बीच वाली मंजिल उसके नाम लिख दो। और सबसे छोटा है तो वो तो लंबे समय तक युवा रहेगा, इसलिए सबसे ऊपर की मंजिल उसको दे दो। बस इतना ही लिखना था, लिख दिया और व्यवस्था हो गई। 2-3 वर्ष पश्चात उनकी मृत्यु हुई, और उसके पश्चात वैसे ही आज भी सबसे बड़ा वाला मामा नीचे, सबसे छोटा वाला ऊपर। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ा? एक कागज लिखना पड़ा, और उस कागज को लिखने के बाद सिर्फ आपको 2 गवाहों के वहां साइन करा। जो भी परिवार के मौतबीर हों, जो भी व्यक्ति हों, उनके सिर्फ साइन करवाने कि भाई वो इस बात का साइन कर रहे हैं कि ये जो वसीयत करी है, जिस भी व्यक्ति ने वसीयत लिखी है, राजी खुशी लिखी गई, इन पर कोई दबाव नहीं था, हम इनको जानते हैं और पहचानते हैं। तो वसीयत का केवल कानूनी शब्दों में कहूं तो अटेस्टेशन पर्याप्त, अनुप्रमाणीकरण जरूरी। और अनुप्रमाणीकरण का जो अर्थ है वो यही अर्थ है कि किसी दस्तावेज पर 2 या 2 से अधिक साक्ष्यों के हस्ताक्षर जो इस बात का प्रमाण करते हैं कि वे दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्ति को जानते, पहचानते, और दस्तावेज को बनाने वाले व्यक्ति ने उनके सामने राजी खुशी बिना किसी दबाव के हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त किसी कानूनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है, ना किसी वकील साहब को फीस देने की आवश्यकता, ना कोई कानूनी स्टाम्प ड्यूटी की आवश्यकता है। तो जब भी कभी वसीयत लिखनी हो तो एक कोरा कागज और 2 गवाहों की आवश्यकता पड़ती है। तो एक कागज पे वसीयत लिखी जाए, इच्छा पत्र भी कहा जाता है वसीयत को। ये एक व्यक्ति की अंतिम इच्छा कि वो किस प्रकार से अपनी संपत्ति का बंटवारा करे। तो इसके लिए बहुत आसान है, हम सभी व्यक्ति अपने घर में स्वयं वसीयत लिख सकते हैं। बस 2 परिवार के सामाजिक लोगों को, परिवार के लोगों को बतौर गवाह उस पर नीचे साइन करा दिए जाए, तारीख लिख दी जाए। वसीयत के बारे में इतना कानून पर्याप्त है। वसीयत के लिए रजिस्ट्रेशन की भी आवश्यकता नहीं है, हमें रजिस्ट्री ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। ये हमारी इच्छा है कि अगर हम चाहें तो वसीयत को रजिस्टर्ड करा सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड रूप में पड़ा रहेगा। पर क्या होता है कि मानव का स्वभाव में सदैव परिवर्तन होता रहता है। कई बार क्या होता है कि बड़ा बेटा अच्छा लगने लगता है, कुछ साल बाद छोटा अच्छा लगने लगता है, कुछ साल बाद शायद दोनों ही बेटे अच्छे नहीं लगे, बेटी अच्छी लगने लग जाए। तो परिवर्तनशील है। मैंने कई बार, और वो गवाह भी सिर्फ इतनी बात की गवाही दे रहे कि वसीयत करने वाले ने हमारे सामने साइन किए, हमारे सामने, और हम इसको जानते पहचानते हैं। वसीयत में क्या लिखा है, क्या चीज किसके नाम की है, गवाहों को उससे कोई लेना देना नहीं है। गवाह अगर वसीयत के कंटेंट ना भी जाने तो भी कोई आवश्यकता नहीं।
तो वसीयत पर सिर्फ इतनी ही औपचारिकता है, स्टाम्प ड्यूटी की भी जरूरत नहीं। दूसरी बात रही उत्तराधिकार के बाद। वर्ष 2005 के बाद, वर्ष 2005 के पश्चात बेटियों को प्रथम वर्ग का उत्तराधिकारी बना दिया गया। तो जो महिला सशक्तिकरण की बात, बेटियां पिता के पुत्र में, पिता की संपत्ति में उतनी ही हिस्सेदार है जितने पुत्र हैं। तो एक व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार का जो कानून है, तो प्रथम वर्ग के जो उत्तराधिकारी है उसमें पहले बेटियों का 2005 से पहले स्थान नहीं था। 2005 के पश्चात बेटियों को स्थान मिला, तो बेटियां भी बेटों के बराबर हक रखने लगी। उत्तराधिकार का कानून बेटियों के पक्ष में बना, महिलाओं को सशक्तिकरण करने का काम किया गया। और जो विषय महिलाओं और बालकों के बारे में, तो उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे यहाँ शास्त्रों में भी लिखा और शास्त्रों से ही कानून भी बनाए गए, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जिस धरती पर नारी का सम्मान होता है उस धरती पर देवता भी विचरण करते हैं। तो नारी का सम्मान कैसे बढ़े, समय समय पर कानून में प्रावधान किए गए, भारतीय संविधान में उसके लिए उपबंध जोड़े गए। आर्टिकल 14 की अगर हम बात करें तो इक्विलिटी की बात, तो समता की बात की गई कि नर हो या नारी सब देश में समान है, कानूनों का समान संरक्षण सबको है। आर्टिकल 15(3) में एक विशेष व्यवस्था जोड़ी गई कि महिलाओं और बच्चों के लिए किस प्रकार से उनके सशक्तिकरण के लिए कानून बने। तो स्पेशल प्रोविजन करने की पावर दी गई स्टेट को, सरकार को, कि वो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए नए नए कानून जोड़ सके। शेयर करना चाहूंगी इसको आगे बढ़ाते हुए। अगर आप 1990 की बात करते हैं तो 1990 में जो डायबिटीज के पैरामीटर्स थे, जैसे शुगर लेवल आते हैं ना, आप लोग चेक करते होंगे, आजकल तो हर घर में अवेलेबल मशीन्स हैं। तो शुगर लेवल के जो पैरामीटर्स थे वो थे कम से कम, मतलब आप मान के चलिए 90 से 150 तक, मतलब आपको शुगर मानी जाएगी। अगर लोअर लेवल में 90 से 150 के बीच में ऊपर उठती है तब जाती है, और अपर लेवल तो और हाई था। आज की तारीख में अगर 2024 में वो पैरामीटर्स आप देखेंगे तो वो पैरामीटर्स हो गए 70 से 100। आप समझ सकते हैं जो डिफरेंस। हम मेडिकली एडवांस तो हो चुके हैं, पर अगर हम हमारी शारीरिक क्षमता देखते हैं तो हम एडवांस मेडिकल के साथ हमारी क्षमता को बहुत गिरा चुके हैं। आपका इस ताल्लुक से मैं आपको समझाना चाहूँगी कि जब 90 में हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत कम हुआ करती थी, तब शुगर के पैरामीटर्स बहुत हाई थे कि 90 के ऊपर जाएगी, 150 के ऊपर जाएगी तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट कहलाएंगे। पर आज की तारीख में जब हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस हो चुकी है और हमारे शुगर के पैरामीटर्स घट चुके हैं, अब ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ रहा है जबकि हम मेडिकली इतने एडवांस होते जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को मतलब समझाना चाहूँगी, आपने नी ट्रांसप्लांट केसेस आजकल बहुत ज़्यादा सुने। इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर क्या सॉल्ट है उसकी जानकारी लें। आपको प्रिस्क्राइब्ड नेम से अगर आप देखते हैं तो पीएम की एक पॉलिसी है जिसमें कहा गया है कि जेनेरिक दवाइयाँ आपको दी जाएंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस हॉस्पिटल के अंदर से ही वो दवाई लें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आजकल मैं देखती हूँ जहाँ से भी आपको प्रिस्क्रिप्शन मिलता है और आपको कहा जाता है ये वाला बाहर मेडिकल है, आप इससे दवाई लेके आइए। आपका अधिकार है कि आप उसको बोलेंगे डॉक्टर आप इस दवाई का नाम नहीं लिखिए, इस दवाई के अंदर सॉल्ट कौन सा है वो लिखिए, ताकि मैं इसको जेनेरिक से भी दवाइयों से भी ले सकूं, जो उसकी आधी से भी कम कीमत में आपको पड़ती है। मोस्ट प्रोबेबली जो दवाई आपको 40 से 50 बाहर मिलती है, जेनेरिक पे आपको 1 या 2 रुपए में मिल सकती है इजीली। तो जो परिवार इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो जान नहीं सकते हैं, तो उनका भी हेल्थ केयर पॉलिसीज में ये राइट है कि वो अपनी दवाइयों की पूर्ण जानकारी उनसे ले सकते हैं। अब इसके बाद अगर आपको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं किसी भी तरीके की सर्जरीज की या किसी, तो आप उनसे अपना पूरा प्रिस्क्रिप्शन डिटेल में लेंगे और उसको समझेंगे कि क्यों इसकी जरूरत आपको दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है डायग्नोस्टिक सेंटर से रिलेटेड। अभी बहुत सारे ये केस मेरे साथ ही हुआ, पिछले महीने की बात है। मेरे बेटे बीमार हो गए और मैं उनको लेके गई, उस टाइम पे डेंगू का बहुत ज्यादा चल रहा था, दिवाली के आसपास की ही बात है। तो मैं जैसे ही लेके गई, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन थोड़ा बहुत था कि डेंगू का जो अगर टेस्ट कराते हैं वो 24 से 25 घंटे के बाद या फिर 48 घंटे के बाद कराना चाहिए, ताकि डेवलप हो तब जाके आप टेस्ट कराएंगे।
सुबह को बच्चे को बुखार आया और मैं शाम को 7 बजे डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने मुझे उसी टाइम पे जिद की कि मैम आप तो जाइए इस पर्टिकुलर डायग्नोस्टिक सेंटर पे और उसका टेस्ट कराइए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर अभी तो 7 घंटे ही हुए हैं। तो उन्होंने मुझे भ्रमित करने के लिए कहा, सर में दर्द है, आंखें जल रही है, बुखार आ रहा है, पेट दर्द है, तो डेंगू तो है ही सही। हमारे बीच में इसी कड़ी में मेरे छोटे भाई अमन असनानी को भी मैं इन तीनों भाइयों के साथ डाटा लीक होता है और वापस अपने पास फोन आता है कि आपकी गाड़ी खुल गई है, आपको 2000 डालने पड़ेंगे, 2500 डालने पड़ेंगे, ये ओटीपी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ से दूर रहे। और दूसरा, जो हमारे समाज में और जो अच्छे लोग जो बैंक से जुड़े हुए हैं वो बैंक जाते हैं। अभी हमारे प्रोफेसर के साथ एक केस हुआ यूनिवर्सिटी में, जो वो बैंक कहते हैं अपनी चेकबुक इशू करा रहे हैं, तो वो टाइम ओवर हो गया था, तो उन्होंने